28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इस पार्टी को देश की आजादी में अपना सर्वा न्योछावर करने का भी श्रेय दिया जाता है। जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गुलाम भारत में होती है और वर्ष 1947 के आने के आजादी के बाद यहाँ पर कांग्रेस देश की सत्ता में सरकार बनाने में भी यहाँ पर सफल हो पाती है। 77 साल भारत की आजादी को पूरे हो चुके हैं और इन 77 साल के कार्यकाल के दौरान 50 वर्षों से अधिक वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सत्ता पर अपना शासन चलाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या गांधी नेहरू परिवार के बीच ही यहां पर सिमट कर रह गई है? क्या कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है जिसने देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल होने के नाते भी अब सत्ता में वापसी करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है? जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तमाम संगठनात्मक इकाइयों पर और अनेक प्रदेशों के नेताओं पर यहां आरोप लगते नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हर क्षेत्रवार तरीके से गुटबाजी देखने को मिलती है, तो क्या वाकई कांग्रेस के पतन का यही एक बड़ा कारण है? दिल्ली से सटे हरियाणा की बात करेंगे और हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता और वर्तमान के कई नेता यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ पिता पुत्र की पार्टी बनकर के रह गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से पूर्व यहां पर कांग्रेस नेत्री और वर्तमान में तोशाम से विधायिका किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, आरोप यह लगाया गया कि हुड्डा गुट का वर्चस्व बढ़ता नजर आ रहा है, लिहाजा संगठन के अन्य दिग्गज नेताओं को उतनी जिम्मेदारियां नहीं मिल पा रही हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम में अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं एक तरफ किरण चौधरी का यह बयान कि पिता पुत्र की पार्टी कांग्रेस बन करके हरियाणा में रह गई है, दूसरी तरफ देखा जाए तो कैप्टन अजय यादव भी कहीं ना कहीं बगावती सुर अपना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जानी, क्या ये पार्टी के लिए एक तर्कसंगत बयान है? देखिए, पहली बात तो आपने परिवारवाद की बात की और जाहिर बात है कि देखिए किरण चौधरी भी अपनी बेटी के साथ में बीजेपी में शामिल होती हैं, तो क्या वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इसमें कम से कम सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद की बात करती है, जितने भी सहयोगी दल उनके आप देखिए कि एक जो सहयोगी दल है उसमें आपको परिवारवाद का जो कह सकते हैं कि चीज़ें हैं वो नज़र आ जाएंगी। तो ऐसे में एक दूसरे के ऊपर परिवार को लेकर इस तरह के तीखी हमले करना और इस तरह की बातों को रखना, मेरे ख्याल से जब आपका दामन साफ हो तब शायद आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, आप ढेरों एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं जहां पर आपको परिवारवाद का कह सकते हैं सटीक उदाहरण मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हरियाणा में आने वाले 3-4 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है और यहाँ पर जिस तरह किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनको लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस बिना पर वो बीजेपी में शामिल हुई हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें और उसमें बीजेपी की बात करें तो आप मुझे बताइए 3-4 नाम ऐसे बड़े हैं जो लगातार बीजेपी के अंदर अपने आप को ज़्यादा सर्वेसर्वा मानते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है क्या ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी में उनका सबसे ज़्यादा योगदान है और इसीलिए उनको ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। आप देखिए राव इंद्रजीत क्या कहते हुए नजर आते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अनिल विज किस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं। नायब सिंह सैनी के साथ में क्या बीजेपी के लोग कंफर्टेबल हैं, वो भी कहीं ना कहीं नजर आता है। तो ऐसे में खुद बीजेपी के अंदर गुटबाजी दिखाई पड़ती है, नजर आती है। तो यहाँ पर क्या किरण चौधरी, अगर सर आपको रोकना चाहूंगा, दिग्गज नेता चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह हो या यहाँ पर कैप्टन अजय यादव हो, ये तमाम नेता जिस तरीके से हुड्डा को निशाना बना रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा की राजनीति में सत्ता का रास्ता तय करने के सपने देख रही है, वो इस तरीके से सफल हो पाएंगे? देखिए जाहिर बात है कि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे नामों को लिया जाता है और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करिए, एक लंबी राजनीति उनकी रही है और जाहिर बात है कि अगर इन चुनावों की भी बात करें तो 7 से 8 नाम वो देते हैं और उसमें 5 नाम जीतते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो जमीनी राजनीति होती है उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी बेहतर तरीके से समझते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कमबैक होता हुआ नजर आता है। यही वजह विधानसभा के लिए सबसे जो अगर कहें अनुभव के आधार पर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी तवज्जो दे रही है। वैसे में सिर्फ ये कह देना है कि उनको साइडलाइन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और देखिए बीजेपी के अंदर भी हम देखें लगातार इस परंपरा को देखा जा रहा है कि जो उनके सीनियर लीडर होते हैं उनको बीजेपी धीरे से किनारे कर देती है। तो क्या ऐसा कांग्रेस में भी होना चाहिए? देखिए लगातार एक बड़े दल होते हैं तो आपस में इस तरह की चीज़ें होती हैं जब बहुत सारी बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते। आप देखिए अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, बीजेपी की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में संगीत सोम हो और जिस तरह संजीव बालियान के बीच में लगातार
कह सकते हैं मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा तो कई नेता ऐसे भी हैं जो इनडायरेक्ट वे में सीएम योगी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, जब बड़ा कुनबा होता है तो उसमें इस तरह की बातें होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इसलिए निशाना साधा जा रहा है कि वहां पर परिवारवाद दिखाई देता है, लेकिन अब जब बात करते हैं एलजेपी की तो वहां पर आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता। इसके अलावा जेडीयू का भी ऐसा चल रहा है कि जो नीतीश कुमार उनके बेटे निशांत का भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है पॉलिटिकल डेब्यू होता हुआ दिखाई पड़े। देखिए, यही बात होती है कि जब आप पे आती है तब आप उस पर खामोश हो जाते हो, लेकिन जब दूसरी पार्टी पे आती है तो आप उस पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। संगठन का मजबूत होना और संगठन की मजबूती के चलते जिस तरीके से चुनाव जीते जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर आखिरकार इन चीजों को कौन समझ सकता है। तमाम वो राज्य जहां पर बीजेपी बहुमत में न होने के कारण भी क्षेत्रीय दलों के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति से सरकार बना लेती है, वही कांग्रेस पार्टी इन तमाम यहां पर रणनीतियों में फेल होती हुई नजर आती है। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर एक मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को कि तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट करे और सरकार बनाए, हरियाणा में क्या नायब सिंह सैनी की सरकार के पास अभी तक जो पूर्ण बहुमत नहीं है, उसके चलते भी यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को भुनाने में नाकाम दिखाई दी? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, नायब सिंह सैनी पर यहाँ पर काफ़ी हमले किए गए कांग्रेस और जेजेपी द्वारा, तो यहाँ पर बीजेपी की स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नजर आई और शायद इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा। आपने देखा जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर यहाँ पर विजय प्राप्त करती हुई बीजेपी नजर आई थी, इस लोकसभा चुनाव में 5 पर सिमट कर रह जाती, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आती है। तो साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं कमजोर तो हुई है, लेकिन अब कांग्रेस में जो फूट पड़ रही है उसका भी बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर फायदा उठाती हुई दिख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अनिल विज की बगावत देखी गई, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अनिल विज का नाम सामने आ रहा है कि सीएम बनाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब दोबारा से यहाँ पर बीजेपी में बगावत देखी जा सकती है। कांग्रेस जो है वो टूट तो रही है बेशक, लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस का रुख देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस संभल कर चली है, 5 सीटें हासिल करी है, तो विधानसभा चुनाव से पहले भी जहां तक मुझे लगता है संभलती हुई नजर आएगी, कांग्रेस संभलती हुई नजर आएगी। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, किस तरीके से देखती हैं कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में जीत दर्ज कर चुकी है, यानी कि आधे हरियाणा को फतेह कर लिया है। क्या क्षेत्रीय नेताओं में इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एक चुनौतीपूर्ण कारण बन सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करें हरियाणा में जो स्थिति अब उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, जहाँ कांग्रेस पार्टी से किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, राज्यपाल से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, विधानसभा भंग करने की बात करते हुए देखे गए हैं। इसी के साथ साथ वो ये दावा भी करते हैं कि अगर राज्यपाल उनकी मांगों को नहीं मानता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 2 से 3 महीने का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो अल्पमत में भी है और ऐसे में वो सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। विधानसभा भंग करने की बात राज्यपाल के आगे करते हुए नजर आते हैं और ये भी कहते हैं, चुनौतियां देते हुए नजर आते हैं कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो कोर्ट का रुख करते हुए भी नजर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि हरियाणा में कैसे वो अपनी सरकार को बना ले और कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा तमाम विधायकों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके साथ साथ बात करें तो नायब सिंह सैनी भी सरकार का कार्यकाल पूरा करने का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि जननायक जनता पार्टी जो कि किंग मेकर की भूमिका में पिछले विधानसभा चुनाव में दिखाई दी थी, वो सियासी आधार किस तरीके से होता है। यदि 8 से 10 सीटों पर यहां जोड़ तोड़ करके कोई बड़ा उलटफेर हुआ तो जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार हाथ से निकल सकती है, और यदि विपक्ष में कोई सेंधमारी होती है तो फिर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की सत्ता में अपनी वापसी करने के लिए नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। देखना यह होगा कि हरियाणा की राजनीतिक फिजाएं किस तरीके से बदलती नजर आती हैं। करीब 20 सितंबर को हरियाणा में आचार संहिता का जो है ऐलान कर दिया जाएगा और अब से महज 90 दिन के दौरान में यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजता हुआ नजर आएगा। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।